हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग अपना एंजाइम वाला जो चैप्टर चल रहा था उसका लास्ट पार्ट, जहां हम लोग पढ़ेंगे इनहिबिशन के बारे में। एंजाइम इनहिबिटर्स है ना, मतलब एंजाइम की एक्टिविटी को ऐसे कौन सी चीजें हैं जो इनहिबिट कर देती हैं, रोक देती हैं, ठीक है ना। उसके अलावा हम लोग यहां पे कुछ अपना थेरेपेटिक और फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस देख लेंगे। ये तो इजी पार्ट है, याद करने वाला है। इनहिबिशन को थोड़ा समझने वाला पार्ट है, तो आओ समझते हैं। तो इनहिबिटर्स का मतलब बता दूं, इनहिबिटर्स क्या होते हैं? जो रोकेंगे काम करने से, है ना। स्टॉप, जिनका काम क्या है? एंजाइम को काम करने से रोक देना। तो आओ देखें जरा क्या कर रहा है। एनी केमिकल एंटाइटी और कंपाउंड, कोई भी ऐसा केमिकल कंपाउंड विच आइदर, वो या तो क्रिटिकली रिटार्ड मतलब पूरी तरीके से एकदम स्लो कर देगा, और स्पेशली ब्लॉक्स, या पूरा ब्लॉक कर देगा। द फिनोमिनन ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, किसको ब्लॉक करेगा? एंजाइम की कैटालिसिस वाली प्रॉपर्टी को खत्म कर देगा, यानी कि एंजाइम जो कैटालिस्ट की तरह एक्ट करता है उस चीज को खत्म कर देते हैं। ये होगी हमारी डेफिनेशन। और डेफिनेशन हमेशा पढ़ने के लिए कहता हूं मैं कि डेफिनेशन को पक्का याद रखना है। ओके, इनहिबिटर्स आर केमिकल दैट रिड्यूस द रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस, हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है। बट ये ज्यादा अच्छी डेफिनेशन है। दे ब्लॉक द एंजाइम बट दे डू नॉट यूजुअली डिस्ट्रॉय इट। याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट। वो उसको ब्लॉक तो करते हैं, यानी कि उसको काम करने से रोक दे रहे हैं, लेकिन उसको खत्म नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ओके, अब इंपॉर्टेंस की बात कर ले कि क्यों एंजाइम इनहिबिशन का इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो यहां पर क्या कह रहा है। अगर हम अपनी नॉर्मल उसमें जाए, मतलब हमारा मतलब है कि हमारी डे टू डे लाइफ में नहीं, बट हम लोग इसका इस्तेमाल करके क्या क्या काम करते हैं। फॉर अंडरस्टैंडिंग द रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, हम एंजाइम इनहिबिशन को रोक करके देखते हैं कि एंजाइम रेगुलेट कैसे करता है, किस तरीके से किस रिएक्शन को कम ज्यादा कर रहा है, ठीक है, विद इन द लिविंग सेल्स। टू इल्यूसिडेट मतलब एक्सप्लेन करना, एक्सप्रेस करना द काइनेटिक मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। एंजाइम की काइनेटिक मैकेनिज्म क्या है, कैसे काम कर रहा है, ठीक है। इन द मल्टी सबस्ट्रेट रिएक्शन, जब कई सारे सबस्ट्रेट वो एक साथ काम कर रहा है तो वो किस तरीके से केमिकली उनको तोड़ रहा है या जोड़ रहा है, उनकी काइनेटिक समझने के लिए, ठीक है। यूजफुल इन इल्यूसिडेटिंग द सेलुलर मेटाबॉलिक पाथवे बाय कॉजिंग एक्युमुलेशन ऑफ इंटरमीडिएट्स। भाई कोई रास्ता है, ए से बी बन रहा है, बी से सी जा रहा है, सी से डी जा रहा है। हम अगर इस वाले एंजाइम को रोक देंगे तो बी से सी नहीं बनेगा, बट ए से बी बन रहा है, ठीक है। और जो सी यहां पे बहुत सारे मौजूद होंगे, सी से डी बना रहे होंगे, बी से सी बनना रुक जाएगा। तो क्या मेटाबॉलिक पाथवे है? ए से बी बनता है, बी से सी बनता है, सी से डी बनता है। ये हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं एंजाइम इनहिबिटर का यूज करके। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कैटालिटिक ग्रुप एट द एक्टिव साइट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कैटालिटिक ग्रुप एट द एक्टिव साइट। अब एक्टिव साइट का अगर कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर हो गया है, तो एक्टिव साइट पे जहां से वो कैटलाइज करवाते हैं, है ना, यहां पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है उसके बारे में जानने में हेल्प होती है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंजाइम, एंजाइम की सबस्ट्रेट को लेकर के स्पेसिफिसिटी कि किस सबस्ट्रेट के ऊपर वो एक्ट करेगा, ये भी हम उसके इनहिबिशन को, मतलब जाहिर सी बात है जब से इनहिबिट कर देंगे तो कौन से सबस्ट्रेट टूटना बंद हो गए हैं हमें समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये वाले सबस्ट्रेट अब टूट नहीं रहे हैं या जुड़ नहीं रहे हैं, जो भी वो काम करते होंगे, तो हमें पता चल जाएगा ये वाला एंजाइम इसके ऊपर काम करता है। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो याद रहे तो अच्छी बात है, ठीक है। अदरवाइज डेफिनेशन देनी है, उसके बाद बात करते हैं अपना टाइप्स ऑफ इनहिबिटर, जो कि आता है अपना इंपॉर्टेंट। तो इनहिबिटर की टाइप करें तो दो टाइप्स हैं। एक है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब कुछ समय के लिए एंजाइम के काम को रोक देगा और फिर उसको वो छोड़ देगा, वापस से एंजाइम को फ्री कर देगा। रिवर्सिबल, कुछ समय के लिए एंजाइम को रोकेगा, उसके बाद उसको वापस से फ्री कर देगा। एक होता है इरिवर्सिबल, वो बंद के रह जाएगा, एंजाइम को पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। डिस्ट्रॉय मतलब इन द सेंस उसके काम को पूरा ब्लॉक कर देता है। तो फिलहाल हम बात करेंगे रिवर्सिबल, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। रिवर्सिबल, इसको पक्के से पढ़ के जाएंगे। इनहिबिटर बाइंड्स टू एंजाइम रिवर्सिबली थ्रू नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन, ठीक है ना। ये किस तरीके से बन रहा है एंजाइम जो है, इनहिबिटर्स जो है ये, ओके, इनहिबिटर्स बाइंड टू एंजाइम रिवर्सिबली थ्रू नॉन कोवलेंट, कोवलेंट होता है और एक नॉन कोवलेंट वाला पार्ट होता है, ठीक है ना। थ्रू अ नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन एंड इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द फ्री इनहिबिटर, एक फ्री इनहिबिटर्स एंड ई आई कॉम्प्लेक्स। ये क्या है? ई और आई कॉम्प्लेक्स बन गया है
एंड इज डिफाइंड बाय एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के आई। यहां पर हम लोग जैसे हम लोग केसी लिखते थे, क्लास 12 अगर याद हो तो हम लोग क्या लिखते थे, केसी लिखते थे। क्या लिखते थे, केसी, ठीक है ना। तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, केसी, यानी कि अब यहां पर क्या हम के आई का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि यहां पर इनहिबिटर का इस्तेमाल हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया अपने पास, के आई हो गया। तो सिंपल सी बात है, एक इक्विलिब्रियम सा सेटअप हो जाता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम का सेटअप हो गया है यहां पर, और एंजाइम और इनहिबिटर आपस में जुड़ करके क्या बना लिया है, एंजाइम और इनहिबिटर का एक कॉम्प्लेक्स बन गया है, इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया है। ये वापस से इसको छोड़ भी सकता है, एंजाइम हमारा वापस से फ्री हो जाएगा। आगे आते हैं, द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज फुल्ली रिस्टोर्ड। जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो पूरी तरीके से रिस्टोर्ड हो जाएगी। रिस्टोर्ड मतलब वापस से आ जाएगी ऑन रिमूविंग द इनहिबिटर। अगर ये इनहिबिटर हट जाए तो वो वापस से अपना पूरा काम करने लगेगा, ठीक है। ऑन रिमूविंग द इनहिबिटर बाय डायलिसिस। डायलिसिस एक प्रोसेस होती है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मान लो एक ऐसे ग्लास ले लिया, इसमें जालियां से रहती हैं, ई है और क्या है, आई है, तो लगातार यहां से पानी वगैरह छोड़ते रहते हैं तो इनहिबिटर यहां से निकल जाते हैं। प्रोसेस है डायलिसिस एक तरह की, अपने कोर्स में मतलब नहीं, डायलिसिस एक प्रोसेस है जिससे कि हम लोग इस इनहिबिटर को हटा देते हैं। हम लोग लैब में ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना, बात समझ में आ रही। तो ये चीज तो हम लोग चेक कर रहे हैं ना, तो डायलिसिस करके जब हम इसको हटा देते हैं तो हमने क्या पाया, एंजाइम हमारा काम वापस अपना काम करने लगा है। अब टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिटर की बात करें, अगर हम लोग जिसकी बात करें टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिटर की, तो यहां पर रिवर्सिबल इनहिबिटर 2-3 तरीके होते हैं। एक होता है कॉम्पिटिटिव, लड़ाई, कॉम्पिटिशन है ना, सीट एक उम्मीदवार 10, उस 10 10 लड़ रहे हैं, किसको वो सीट मिल जाएगी, फाइटिंग होती है ना। तो यहां पे भी क्या है, कंपटीशन होता है। समझ लो थोड़ा सा यहां पर फटाफट, फिर रीड करते हैं। जैसे हम देख पा रहे हैं ये एंजाइम है, एंजाइम की ये वाली जगह है, इस जगह पर आकर के इस सबस्ट्रेट को फिट होना है और क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। बट सेम टाइम पर एक आ गया अपने पास इनहिबिटर। ये क्या है, इनहिबिटर, ठीक है। इसका ये वाला साइड इस वाली साइड से मैच करता है, बट बाकी चीज अलग है। ये आकर के क्या करेगा, इससे कंपटीशन करेगा कि तू जाएगा, तेरे से पहले मैं जाऊंगा, मेरे को एंजाइम को काम करने से रोकना है। ये आगे फट से आकर के यहां पे सेट हो गया, बंद गया इसके साथ। ये एंजाइम की जगह भर गई, चिपक जाता है एंजाइम से जाकर के। ये अब जगह खाली नहीं है तो बेचारा सबस्ट्रेट आएगा, भटकेगा, मैं कहां लगूं, मैं कहां बैठूं। तो जब तक ये यहां से इसके साथ इनहिबिटर और ये एंजाइम भी जुड़े रहेंगे तब तक हमारा आगे कोई भी काम नहीं होगा। सिंपल सी कहानी है ये, ठीक है। और फिर कुछ समय के बाद क्या होता है, इनहिबिटर इसका छोड़ देता है, उसके बाद ये कहानी वापस से हमारी क्या होती है, स्टार्ट होती है। तो यहां कंपटीशन है, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में क्या है, यहां पर कंपटीशन है। तो सिंपल इसलिए नाम दे दिया गया कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो क्या है यहां पर, अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफन हैज स्ट्रक्चरल फीचर। स्ट्रक्चर वाइज देख पा रहे हैं हम लोग, क्या है ये, सिमिलर है यहां पर, सिमिलर टू दोज ऑफ द सबस्ट्रेट हुज रिएक्शन दे इनहिबिट, है ना। ये स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है सबस्ट्रेट के, जिस, ठीक है ना, तभी ये इसका काम को रोक पाता है। दिस मीन्स डेट अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, जो एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, एंड एंजाइम सबस्ट्रेट, और जो एंजाइम का सबस्ट्रेट है, आर इन डायरेक्ट कॉम्पिटिशन फॉर द सेम बाइंडिंग एक्टिव साइट। इन दोनों के बीच में डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है कि कौन जाकर के वो जगह पहले घेरेगा, ठीक है। तो इनहिबिटर पहले घेर लेता है और एंजाइम को काम करने से रोक देता है। समझ में आ गया, इसका एग्जांपल समझे जरा। The antibiotic sulfanilamide is a similar in structure to para-aminobenzoic acid, यानी कि पाबा, ठीक है। सल्फानिलामाइड और पाबा दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है, ठीक है। पाबा क्या है, एन इंटरमीडिएट इन द बायोसिंथेटिक पाथवे फॉर फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड जब बनता है तो बीच में हमारा पाबा भी बनता है। अब बात समझना, जो सल्फानिलामाइड हमारा एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक हमने खाई, सल्फानिलामाइड can competitively inhibit the enzyme that has PABA as its normal substrate by competitively occupying the active site of the enzyme। अब ये क्या करता है, सल्फानिलामाइड, देखो पूरा स्ट्रक्चर सेम है, केवल ये वाला पार्ट ग्रुप अलग है इसमें, अच्छा सॉरी, नीचे वाला पूरा सेम है, केवल ये ऊपर वाला पार्ट अलग है, ठीक है ना। तो ये वाली सिमिलरिटी होने की वजह से अब इसी को ऐसे मान लो समझने के पर्पज से कि ये हमारा मेन था, तो इसको ऐसा मान लो, इसको हम ऐसा मान लें, ठीक है, और इसको भी हम ऐसा मान लें। तो देखो नीचे से क्या है,
और इसको हम ऐसा कर लेते हैं, तो ऊपर से अलग है बट नीचे से इनकी सिमिलरिटी सेम है, तो ये जाकर के उस एंजाइम में जाकर के फिट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल हमारे दोनों सेम है, तो उस साइड पे जाकर के रिएक्ट करता है और एंजाइम को रोक देता है काम करने से, यानी कि पापा से मिलने से उस एंजाइम को रोक देगा। तो एक एग्जाम्पल देना चाहो एग्जाम्पल दे सकते हो, ज्यादा अच्छा रहता है एग्जाम में अगर नंबर गेन करने हैं। नाउ नॉन कॉम्पिटिटिव, ये बड़ा अच्छा है। ठीक है, ये कह रहा है कि मैंने ना, नॉन कॉम्पिटिशन का मतलब क्या है? ठीक है, चेयर, कुर्सी, कुर्सी एक है, उम्मीदवार 10 है, यहां उम्मीदवार हम 2 ले लेते हैं, 2 उम्मीदवार हैं। तो एक ने क्या किया, क्या किया उसने? कुर्सी की टांगें तोड़ दी कि जा, मेरे को करना ही नहीं कंपटीशन, यानी कि उसने कुर्सी का शेप ही बदल दिया। बैठे हो कहां जाकर के, बैठो जाके, जाओ। ठीक है, तो सेम चीज यहां पर हो रही है, देखो क्या होता है, बात समझ में आई? तो यहां पे कंपटीशन किया ही नहीं उसने, ये एंजाइम है, एंजाइम के पास ना एक खास एक और जगह होती है। ठीक है, बात को समझना, ये तो होगी इसकी एक्टिव साइट। अब उम्मीद कर रहा हूं एक्टिव साइट समझ रहे होगे, यहां पर आकर के इसको चिपकना था। ठीक है, ये इनहिबिटर है, इसने कहा मैं तो यहां घुस नहीं सकता, मैं एक काम करता हूं, एंजाइम के साइड में एक जगह है, ये वहां चला जाता है और जा करके ना शेप ही बदल दिया इसका, देख लो इसका शेप ही बदल दिया। ले अब सबस्ट्रेट कहां आके सेट होगे, हो ही नहीं पाओगे सेट। इसने क्या किया, एंजाइम का शेप बदल दिया, कंपटीशन नहीं किया, इस तरीके से एंजाइम को रोक दिया, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। इनहिबिटर बाइंड टू द ऑलेस्टेरिक साइट, ऐसी साइट जहां पर इनहिबिटर आकर के चिपक जाता है, इनको हम लोग क्या कहते हैं? एलेस्टोरिक साइट कहते हैं। ठीक है, यहां पर चिपक जाकर शेप बदल जाता है, तो सबस्ट्रेट इसके अंदर फिट ही नहीं हो पाता है और ये शेप को चेंज कर देता है एक्टिव साइट का, और कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। ये हो गया अपना नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, सिंपल। क्लियर है बातें, समझ में आ रही होंगी? तो क्या क्या कह रहा है? दीज आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंसेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, इसके ऊपर सबस्ट्रेट के कंसेंट्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट इनहिबिट बाय बाइंडिंग इरिवर्सिबली टू द एंजाइम बट नॉट एट द एक्टिव साइट। ठीक है, ये क्या करता है? बाइंड हो जाता है इरिवर्सिबली टू द एंजाइम, सॉरी रिवर्सिबल होना चाहिए। ठीक है, बाय बाइंडिंग रिवर्सिबली टू द एंजाइम बट नॉट एट द एक्टिव साइट, एक्टिव साइट पे नहीं बनेगा, दूसरी जगह जाकर बन जाएगा। दे आल्सो बाइंड विद द सेम एफिनिटी, दे आल्सो बाइंड विद द सेम एफिनिटी टू द फ्री एंजाइम एंड फॉर्म द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आगे आते हैं। इट चेंज द, ठीक है, ये भी क्या हो गया? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लिया। इट चेंज द शेप ऑफ एंजाइम एंड एक्टिव साइट, ये एंजाइम के शेप और उसके एक्टिव साइट की, उसको पूरा एंजाइम की जो शेप वगैरह होती है उसको चेंज कर देता है। तो सिंपल सी बात है, दीज आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, कितना सबस्ट्रेट है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, ये जुड़ जाते हैं रिवर्सिबली टू द एंजाइम बट नॉट एट द एक्टिव साइट, ये एक्टिव साइट पे नहीं जुड़ते हैं, किस पे जुड़ते हैं? एलेस्टोरिक साइट पे जुड़ते हैं जाकर के, और क्या कर देते हैं? चेंज द शेप ऑफ एंजाइम एंड एक्टिव साइट। ठीक है, ठीक है, तो कह रहे दे आल्सो बाइंड विद द सेम एफिनिटी टू द फ्री एंजाइम, ये भी उसी एफिनिटी से जाकर के जुड़ते हैं एंजाइम से, जैसे कि नॉर्मल सबस्ट्रेट जुड़ता है, जाकर के चिपक जाएगा, इसकी शेप वगैरह को चेंज कर देगा। आगे आते हैं, एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सिल्वर आयन है, हैवी मेटल, रिएक्ट विद थायो ग्रुप इन द साइड ग्रुप ऑफ 16 रेसिड्यू। अच्छा, ये एग्जांपल याद हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इन द प्रोटीन चेन, प्रोटीन चेन में क्या होता है? जो सिल्वर आयन होता है वो थायो ग्रुप से जाकर चिपक जाता है, विच अफेक्ट द वे इट फोल्ड इनटू इट्स टर्सरी स्ट्रक्चर। इसकी वजह से क्या होता है? जब ये जो टर्सरी स्ट्रक्चर याद है, प्रोटीन वाला पार्ट, जब वो इस तरह से फोल्ड हो रहा होता है तो इसकी फोल्डिंग के पैटर्न को बदल देता है। जब इसके फोल्डिंग के पैटर्न, अब ये ऐसा होना था तो पॉकेट्स ऐसे क्रिएट हो रहे थे, अभी मान लो कुछ ऐसे ऐसा करके फोल्ड हो गया तो इसका पैटर्न बदल गया, पैटर्न बदलने की वजह से इसकी शेप बदल जाएगी। ठीक है ना, वही कह रहा है। तो जैसे ही सिल्वर ये थायो ग्रुप से चिपका इन द साइड ग्रुप ऑफ 16 रेसिड्यू इन द प्रोटीन चेन विच अफेक्ट द इट वे फोल्ड इनटू द टर्सरी स्ट्रक्चर, देन अल्टरिंग दिस ग्रुप कुड हैव एन इफेक्ट ऑन द शेप ऑफ द एक्टिव साइट। ठीक है ना, इस ग्रुप को अफेक्ट करके हम लोग क्या कर सकते हैं? इसकी शेप पे अफेक्ट डाल सकते हैं, एंड सो स्टॉप द एंजाइम फ्रॉम वर्किंग, और एंजाइम की वर्किंग को हम लोग रोक सकते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो सिंपल सी बात है, यहां पर क्या समझना है हमें? एलेस्टोरिक साइड में चिपक जाता है तो इसका शेप चेंज हो जाता है, इसको दिमाग में सेट कर लो, जो लिखा हुआ सब भूल जाओ। ठीक है,
एंजाइम होता है, उसके पास एक इलेक्ट्रोलिक साइट होती है, इनहिबिटर जाकर के उससे चिपक जाता है तो एंजाइम का शेप बदल जाता है, तो सबस्ट्रेट जो होता है वो उसमें सेट नहीं हो पाता है, इसकी वजह से रिएक्शन नहीं हो पाती है। सिंपल, एक इस तरीके से बना दोगे डायग्राम सा, क्लियर है। नाउ आगे आते हैं, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ना नॉन, ठीक है, ना कॉम्पिटिटिव। यहां पर क्या हो रहा है, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डू नॉट बाइंड टू द फ्री एंजाइम, ये फ्री एंजाइम से नहीं बंधेगा। देखो उसमें क्या कहते हैं, जो अपना नॉन कॉम्पिटिटिव था उसमें फ्री एंजाइम, जो एंजाइम फ्री होता है उससे जाकर पहले बंध जाएगा। कंपटीशन वाले में भी एंजाइम से जाके बंध रहा था, इसमें अगर एंजाइम फ्री है तो ये उससे नहीं जुड़ेगा जाकर, तो क्या करेगा ये, दे बाइंड ओनली टू द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। मतलब एंजाइम को, देखो यहां पर क्या है, होता क्या है, जो अनकॉम्पिटिटिव है, ओके, ये आ गया अपना सिंपल सबस्ट्रेट वाला, ये कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, और ये हो गया अनकॉम्पिटिटिव सी वाला। तो यहां पे देखो क्या होता है, जब एंजाइम और सबस्ट्रेट में, थोड़ा सा पहले इसका डायग्राम अलग बताता हूं फिर समझाता हूं तो समझ में आएगा। ये एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट क्या बन गया, ES, जुड़ गए दोनों। अब इस ES के साथ कहीं जा करके ये तीसरा वाला पार्ट, सपोज ये ES पूरा कॉम्प्लेक्स जो बन गया है, इससे जाकर के सपोज ये आकर के ऐसे जुड़ जाएगा। मतलब जब सबस्ट्रेट एंजाइम से चिपक जाता है उसके बाद ये इनहिबिटर आकर के जुड़ता है, ठीक है। दे बाइंड ओनली टू द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स टू यील्ड एन इनएक्टिव ESI। अब जो ये पूरा कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो गया इनहिबिटर जुड़ने के बाद, अब ये इनएक्टिव हो गया, अब ये कोई काम नहीं करेगा, मतलब ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन मल्टी सबस्ट्रेट रिएक्शन। अब मल्टी सबस्ट्रेट रिएक्शंस क्या होती है, जहां पे बहुत सारे सबस्ट्रेट होते हैं, ठीक है, बहुत सारे सबस्ट्रेट के ऊपर एंजाइम काम करता है तो उसे मल्टी सबस्ट्रेट रिएक्शन कह दिया जाता है, ठीक है। आप देखो यहां पर क्या है, इनहिबिशन कांट बी रिवर्स्ड बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट सिंस जो इनहिबिटर होता है I है, डज नॉट कंपीट विद सबस्ट्रेट फॉर द सेम बाइंडिंग सीट। हम क्या कह रहा है कि सबस्ट्रेट बढ़ाओ तो सोचो कि रिएक्शन होने लगेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो जो इनहिबिटर है डज नॉट कंपीट विद सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट से तो कंपटीशन कर ही नहीं रहा है। वो कह रहा है ठीक है आओ चिपको तुम इससे, हम यहां चिपक जाएंगे आकर के, पूरे सिस्टम को ब्लॉक कर देंगे हम, तुम यहीं फंसे रहो, अगला आगे जुड़ेगा नहीं, तुम यहां से निकल नहीं पाओगे, एंजाइम हो गया ब्लॉक, ठीक है। तो ये साधारण एक्टिविटी, ये कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी आकर के यहां जुड़ गया, ग्रीन वाला सबस्ट्रेट है, ठीक है, और ये क्या है, पिंक वाला हमारा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, ठीक है। फिर यहां पर आ जाएं तो नॉन कॉम्पिटिटिव यहां पर आके जुड़ा, इसने शेप ही बदल दिया, ले तुम सबस्ट्रेट आके यहां घुस भी गए हो तब भी शेप बदल गया, अब तुम रिएक्शन तो होगी नहीं। चौथा क्या है, तुम लग गए कोई बात नहीं, हम आगे जुड़े आ रहे हैं, ब्लॉक कर देंगे तुम्हें उसने उसको ब्लॉक कर दिया। तो ये तरीके हैं एंजाइम की एक्टिविटी को रोकने को, यही है एंजाइम इनहिबिटर, खत्म, कुछ नहीं है। अच्छा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब है इरिवर्सिबल की बात करें, किसकी बात करें, इरिवर्सिबल, ठीक है। इनहिबिटर बाइंड्स एट और नियर द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इरिवर्सिबली यूजुअली बाय कोवलेंट बॉन्ड। यहां बॉन्डिंग कैसी होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है। कोवलेंट बॉन्डिंग समझते हो ना। सो इट कांट डिसोसिएट फ्रॉम द एंजाइम, और इसकी वजह से वो एंजाइम से अलग नहीं हो पाता है। ऊपर वाले में नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग थी तो वो उससे अलग हो सकता है, कोवलेंट बॉन्डिंग में प्रॉपर बॉन्ड बना लिया, अब टूटेगा ही नहीं वो, ठीक है। इरिवर्सिबल इनहिबिटर कंबाइंड विद द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द अमीनो एसिड्स इन द एक्टिव साइट इरिवर्सिबली। जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना अमीनो एसिड्स के, यानी कि हमको पता है प्रोटीन किसकी बनी होती है, याद आया है ना। तो जो हमारा इनहिबिटर होता है ना, वो या तो इस अमीन ग्रुप से या इस COOH वाले ग्रुप से जाकर के कोवलेंट बॉन्डिंग कर लेगा, बात समझ में आ गई। और इसीलिए अब उसको तोड़ना मुश्किल है और वो इरिवर्सिबली बाइंड हो जाता है, एंजाइम को पूरा परमानेंटली खत्म कर देगा, मतलब उसकी एक्टिविटी को खत्म कर देता है। इरिवर्सिबल इनहिबिटर ऑक्यूपाई और डिस्ट्रॉय द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। ये क्या करते हैं, या तो ऑक्यूपाई कर लेंगे हमेशा हमेशा के लिए, या डिस्ट्रॉय कर देते हैं एक्टिव साइट। जो शेप होता है शेप बदल जाएगी, ऐसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, ठीक है, परमानेंटली, एंड डिक्रीज द रिएक्शन रेट। ओके, एंजाइम एक्टिविटी इज नॉट रिगेन्ड ऑन डायलिसिस। वो डायलिसिस करा लो तब भी वो छोड़ता ही नहीं उसको, कोवलेंट बॉन्डिंग हो गई है। टाइप्स ऑफ इरिवर्सिबल इनहिबिटर। अब इसकी इरिवर्सिबल इनहिबिटर की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ इरिवर्सिबल, तो यहां पर है एक एक्टिव साइट डायरेक्टेड इनहिबिटर और एक है सुसाइड इनहिबिटर। समझते हैं,
एक्टिव साइट डायरेक्टेड. Active site directed inhibitor is also called affinity label. It is a chemically reactive compound that is designed to resemble the substrate of an enzyme so that it binds at the active site and forms a stable covalent bond with the susceptible group of the nearby residue in the enzyme protein. Affinity levels are very useful for identifying catalytically important residue. रुक गए हाँ कह रहे हो ना सर, रुक जाओ, पढ़ते चले जा रहे हो, समझा तो दो, समझा रहा हूँ. देखो इधर में क्या है. एक्टिव साइट डायरेक्टेड मतलब ये कुछ ऐसे केमिकल हैं जिनको हम लोग, अच्छा यहाँ पर जो पहला ना, इनको हम एक्टिव साइट, ये जो इनहिबिटर हैं इनको हम लोग एफिनिटी लेवल भी कहते हैं. क्या कहते हैं? एफिनिटी लेवल. ये जाकर के एक्टिव साइट पे जाकर चिपक जाते हैं. चिपक क्या जाते हैं? ये बॉन्ड बना लेते हैं. कौन सा वाला? फॉर्म अ स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है ना. ये जो इनहिबिटर होते हैं ये सबस्ट्रेट से मिलते जुलते होते हैं. ठीक है. ये जाकर के एक्टिव साइट पे जाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे और परमानेंटली वहां पे सेट हो जाएंगे. ठीक है. अच्छा, बॉन्ड किससे बनाते हैं? जो मैंने ऊपर बताया, अमीनो ग्रुप या COOH वाले ग्रुप से बनाएंगे. अब एफिनिटी लेवल्स आर वेरी यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग कैटालिटिकली इंपॉर्टेंट रेसिड्यू. इससे हम लोगों को पता चलता है कि आखिरकार जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है वो उसके पीछे क्या कारण है. एंजाइम का कौन सा जो पार्ट है वो कैटालिटिक एक्टिविटी करवा रहा है. ठीक है ना. तो यहां से हमें उसको समझने में आसानी मिलती है. अब सुसाइड इनहिबिटर, ये तो हो गया एक्टिव साइट को जाके ब्लॉक किया. अब सुसाइड इनहिबिटर इज रिलेटिवली इनर्ट मॉलिक्यूल. ये एक तरह का इनर्ट है. ठीक है. दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड बाय अ एंजाइम एट इट्स एक्टिव साइट इनटू अ रिएक्टिव कंपाउंड दैट इरिवर्सिबली इनएक्टिवेट द एंजाइम. समझ में आया? समझो जा रहा है इसे. सुसाइड इनहिबिटर इज नॉर्मली क्या है? इनर्ट है. इसको कोई मतलब नहीं है. ठीक है. एंजाइम भैया ठीक है, हम हैं तुम्हारे साथ, कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. बट दिक्कत क्या हो गई? ऐसे तो न्यूट्रल था ये. अब तुम किसी को जाके तंग करोगे तो तुम्हें छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा ना. समझो बात को. दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड बाय एन एंजाइम. ठीक है. अब होता क्या, ये इनर्ट मॉलिक्यूल होता है. एंजाइम इस इनर्ट मॉलिक्यूल को जाके क्या कर देगा? इसके ऊपर एक्ट कर देता है. अब जो ये इनर्ट मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, ये टूट करके रिएक्टिव कंपाउंड में बदल जाता है. अब जो टूट करके कंपाउंड बना ये हो गया रिएक्टिव. और यही इनर्ट मॉलिक्यूल जाकर के उससे एंजाइम से बंध जाता है और उसको ब्लॉक कर देता है. बात समझ में आ गई? दे आर सबस्ट्रेट एनालॉग डिजाइन टू डेट वाई नॉर्मल कैटालिटिक एक्शन ऑफ द एंजाइम ऑफ वेरी रिएक्टिव ग्रुप इज जनरेटेड. सीधी सी बात है, इसको ऐसा समझ ले. देखो ऐसा समझो, ये नॉर्मल था. ठीक है. ये हमारे एंजाइम भैया, पेन गिर गया. चलो कोई बात नहीं. पेन कह रहा है अच्छे से बनाओ. चलो अच्छे से बनाते हैं फिर. सपोज ये इनर्ट मॉलिक्यूल है. ठीक है. और अब हम ले लेते हैं, अरे हाँ, ये आ गया अपने एंजाइम. ये हमारा एंजाइम था. जब तक ये इनर्ट था, यानी कि इसको मैं ऐसे एक और बना दूं यहां पर. जब तक ये इनर्ट था, ये क्या है? इनर्ट है. तब तक कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन हुआ क्या? एंजाइम गया, इसको चिपकाया अपने साथ और इसने, एंजाइम ने क्या कर दिया? इसको तोड़ दिया. अब एंजाइम ने यहां से निकला ये, और ये हुआ क्या? ये सपोज उसके अंदर कुछ चेंजेस कर देता है ये. ठीक है. सपोज लेट, इसने इसको ऐसे करके तोड़ दिया. जैसे ही ये पार्ट टूटा, जैसे ही पार्ट टूट के अलग हुआ, इतना वाला, ठीक है ना, ये जो बचा हुआ पार्ट था, या ये इसका जो ये वाला पार्ट था, बहुत ज्यादा रिएक्टिव हुआ. ये इसी के साथ जाके चिपक गया कि मैं छोड़ूंगा नहीं तेरे को, तूने मेरे को तोड़ दिया, मैं यही चिपका रहूंगा अब. ठीक है. तो ये एंजाइम हो जाता है ब्लॉक परमानेंटली. तो इसीलिए कहा गया सुसाइड इनहिबिटर. ठीक है ना. द लेटर फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड विद द नियर बाय फंक्शनल ग्रुप विद इन द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम कॉजिंग इरिवर्सिबल इनहिबिशन. इसने सुसाइड, खुद ही मौत को बुलावा दे लिया इस एंजाइम ने. ठीक है. बात समझ में आई? तो हो गया ये सुसाइड इनहिबिटर. क्लियर होगी बातें? बात समझ में आ रही है? ठीक है. तो यहां पे था क्या? एक बेचारा सीधा साधा इंसान था. उसने कहा तुम्हें कोई मतलब नहीं, हमें कोई मतलब नहीं. ये जाकर के एंजाइम आकर के इसको अपने साथ बैठा लेता कि आ जाओ भैया, तुम्हारी जगह यही है. एंजाइम इसको हल्का सा तोड़ देता. अब जो चीज बन के आती है ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होती है और ये जाकर के यहाँ पे बॉन्डिंग से बना लेती है, ब्लॉक कर देती है एंजाइम को, परमानेंट खत्म कर देता है एंजाइम को. कर लिया इनने अपना सुसाइड.
हो गया, ठीक है। अब एक टर्म और आता है यहां पर, ठीक है, मैकेलिस मेंटेन इक्वेशन। एक्चुअली ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, लेकिन हमको केवल यहां समझना है कि जब कोई रिएक्शंस होती हैं, ए से बी जा रहा है, ठीक है, तो यहां पर एंजाइम और सबस्ट्रेट की बात हो रही है, तो यहां पर कौन काम करता है, एंजाइम काम कर रहा है। तो एंजाइम, ये इसको सबस्ट्रेट मान ले, इसको हम लोग क्या मान ले, प्रोडक्ट मान ले। तो एंजाइम सबस्ट्रेट, जो रिएक्शन हो रही है इसकी क्या रफ्तार है, क्या वेलोसिटी है किसी एंजाइम की मौजूदगी में, उसको कैलकुलेट करने के लिए एक इक्वेशन है, दैट इज मैकेलिस मेंटेन इक्वेशन। द मैकेलिस मेंटेन इक्वेशन अराइजेस फ्रॉम द जनरल इक्वेशन फॉर एन एंजाइमेटिक रिएक्शन। इसको याद कर लोगे, ये फॉर्मूला है, और किसका मतलब क्या है आओ देखें। तो ये V नॉट है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन किस रफ्तार से चल रही है। S का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या है वहां पर। Km का मतलब क्या है, ये जो Km है मैकेलिस मेंटेन कांस्टेंट, इसका मतलब क्या होता है, ये कांस्टेंट क्या दर्शाता है, क्या बताता है, ये बताता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच द रिएक्शंस अटेन्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन जब रिएक्शन अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा आ जाता है। अब ऐसा समझ लो कि मैक्सिमम वेलोसिटी 100 है तो 50 तक आ गया, वो जो उस समय जो कंसंट्रेशन मौजूद रहेगा सबस्ट्रेट का, वही हमारे पास क्या है, मैकेलिस मेंटेन इक्वेशन है। कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज याद कर लेना है। क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि डिस्क्राइब द मैकेलिस मेंटेन इक्वेशन, इसको ऐसे लिखोगे, इसके बारे में 2 बातें लिख दोगे, 2 नंबर में क्वेश्चन खत्म। क्लियर है। अब इसके बाद पूरा लर्निंग वाला पार्ट आ गया। थ्योरेटिक इंपॉर्टेंस, कहां कहां पर हमारी किस किस फील्ड में ये हमारी बीमारियों को ठीक करते हैं। तो आओ देखें जरा, जैसे कि ये एंजाइम के नाम है बेटा, ये याद करने अपने, कोई भी गिनती के 5-6 याद कर लो जो तुम इजीली याद रख सकते हो। जैसे एल ग्लूटामिनेज है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया बीमारी है, ठीक है, क्या काम करता है, फंक्शन चाहो तो याद ना करो, चल जाएगा एक बार को, ठीक है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा जितने मैंने दिए हैं ना, एक बार इनको आराम से देखना कि ये एंजाइम किस किस बीमारियों को ठीक कर रहे हैं। पढ़ना एक बार पूरा, याद केवल 8 या 10 जो तुम्हें इजी लगे। जैसे सेलेसियोपेप्टिडेज सुना होगा, जो बच्चे मेडिकल लाइन में मतलब मेडिकल स्टोर वगैरह बैठते हैं उन्हें पता होगा। अब जो कैंसर, जैसे जो याद हो जाए, कैंसर को कैस्पेस एंजाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कैस्पेस एंजाइम को उसके लिए कैंसर के लिए, लाइपेस एंजाइम को कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए, जो इजीली याद हो जाए, ठीक है ना, वो बता देता हूं मैं तुम लोगों को। अब सिस्टिक फाइब्रोसिस, जो तुम्हें, अब आते हैं हम लोग, और कहां चला गया, ठीक है, एक अपना स्ट्रेप्टोकाइनेस है, कोगुलेशन एंड थ्रोम्बोसिस, यानी कि जो क्लॉटिंग हो जाती है, ठीक है। तो कितने हो गए अपने पास ये, 1 2, ठीक है। इन्फ्लामेशन के लिए, अच्छा, तो इन्फ्लामेशन के लिए तो हो गया, कैंसर के लिए भी हो गया, कॉन्ट्रैक्यूट, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के लिए देख लोगे, है ना, ये थोड़ा जाना बचा। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के लिए है, उसके लिए भी कोई इस्तेमाल होता है, यस, कॉन्ड्रोइटिनेज, ठीक है। तो जो वर्ड तुम्हें लगे कि हाँ यार ये सुना से, हेपेटिक जैसा वर्ड सुना हुआ है, मेटास्टेसिस, ठीक है, तो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, जो तुम्हें लगे कि यार पड़ा सा है ये, उसको याद कर लोगे, उसके साथ साथ में फंक्शन याद कर लो तो और अच्छी बात है, अदरवाइज कम से कम 5 पक्का याद कर लोगे, ठीक है ना। ये क्या आ गया अपना थेरेपेटिक। अब देखते हैं फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस। बात समझ में आई, क्योंकि यहां पर ये तुमको करना है। अच्छा, एक और चीज, कुछ बच्चों को लगता है कि कई बार ये होता होगा कि इसको पढ़ें कैसे, तो जैसे मैं बताता हूं कि अपने हिसाब से पढ़ना है। उसके बाद भी अगर दिक्कत है तो इस वाले वर्ड को कहां डाल दो, गूगल पे डाल दो, गूगल ट्रांसलेटर पे डाल दो, और स्पीकर उसका ऑन करो, मतलब स्पीकर पे क्लिक करो, वर्ड को प्रोनाउंस करके देता है वो, ठीक है ना। तो ये सब कर लोगे यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे हर एक को करना जरूरी, ये रटने वाला पार्ट है, अपने हिसाब से 5 या 6 तुम लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस देखें तो फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस मतलब हमारे फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयों को बनने से लेकर के या मेडिसिन में किस तरह से हेल्प करते हैं। तो एंजाइम्स आर वर्चुअली इन्वॉल्वड इन ऑल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। हम सबको पता है एंजाइम हमारी जितनी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उन सब में इन्वॉल्व होती है, विच मेक्स देम अ टारगेट ऑफ चॉइस फॉर ड्रग्स। तो हम लोग क्या करते हैं, हमको पता हमें किसी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को कम करना है, ज्यादा करना है, तो हम ड्रग उसी हिसाब से बनाते हैं कि उस एंजाइम को जाकर के क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, डेट क्योर और एमलियोरेट ह्यूमन डिजीज, जिससे क्या हो सके, डिजीज का क्योर हो सके। अप्लाइड एंजाइम काइनेटिक्स, एंजाइम काइनेटिक्स को अप्लाई करके एंजाइम क्या रफ्तार से चलता है, किस रफ्तार से रिएक्शन कराता है, ठीक है। रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल टूल बाय विच साइंटिस्ट आइडेंटिफाई द एंड कैरेक्टराइज द थेरेपेटिक एजेंट दैट selectively inhibit and rates
इनहिबिट द रेट्स ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम कैटालाइज प्रोसेस। अब हमें एंजाइम की कैटालिटिक पता चल जाए तो हम उसी हिसाब से अपनी दवाइयां इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे कि पर्टिकुलर उसी एंजाइम को जाकर के वो टारगेट करेगा, ठीक है ना, सिलेक्टिवली इनहिबिट रेट ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम कैटालाइज प्रोसेस, उसी प्रोसेस को जाकर के हमारा ड्रग टारगेट करता है ना। हम लोग कहते हैं ना कि हमने दवाई तो खा ली लेकिन उसने दर्द हमारे सर का बंद कर दिया या इफेक्ट हमारे कहीं और जाकर गया। ऐसा क्यों हुआ कि बॉडी में कहीं और असर ही नहीं किया? क्योंकि वो सिलेक्टेड है, वो पूरी दवाई से घूम रही है, कहाँ हो एंजाइम भैया, कहाँ हो, अच्छा यहाँ हो, लो मार दे तुम्हें, ठीक है। तो इस टाइप से काम हो रहा है। तो इस तरह से दवाइयां काम करती हैं, जस्ट समझने के लिए है, ठीक है। किसी को समझाओ तो इस तरह समझा सकते हो कि क्यों, कई बार सवाल करते हैं ना कि दवाई तो खाई हमने, वो तो पेट में गई, सर का दर्द क्यों बंद हो गया, ठीक है। एंजाइम काइनेटिक दस प्ले अ क्रिटिकल रोल इन ड्रग डिस्कवरी, ड्रग की डिस्कवरी में काफी अच्छा रोल प्ले करती है, एज वेल एज इलोबरेटिंग द मोड ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स। और जब ड्रग के एक्शन हमको पता करने होते हैं उस केस में भी जो एंजाइम की काइनेटिक्स है, ठीक है ना, वो काफी ज्यादा हमको हेल्प करते हैं। तो एंजाइम्स, हमारे एंजाइम की स्टडी काफी ज्यादा हमको हेल्प करती है हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में या फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में या हमको ड्रग की डिस्कवरी में, कुछ भी कह लो। और बाद बाकी हमने यहाँ देखें काफी सारे हमारी हेल्प कर ही रहा है कई सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए, ठीक है। तो ये अपना चैप्टर लास्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। एंजाइम वाला पार्ट खत्म है। होपफुली जल्दी ही, शायद हो सकता है कुछ ही घंटों में, विटामिन वाला चैप्टर भी मैं अपलोड कर दूंगा। छोटा सा चैप्टर है, वो बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। तब तक इस वाले लेक्चर को अच्छे से पढ़ लें, याद कर लें, याद भले ना करें, एटलीस्ट एक बार पढ़ लिया करो, याद फिर धीरे धीरे होता रहता है चीजें, ठीक है, पढ़ के समझ लिया जाता है। बाद बाकी नोट्स का लिंक PDF मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। ये मेरा नंबर है, कोई प्रॉब्लम आती है तो। और ये अपना ऐप, इसका यूज करना चाहो तो। और सबसे जरूरी चीज, पढ़ना है और रिवाइज करना है, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।